हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है पीएम लॉन्च 10 इयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो 1 जुलाई को इस इनिशिएटिव को 10 साल पूरे हो गए हैं और प्रधानमंत्री जी ने इस इनिशिएटिव को एक पीपल मूवमेंट कहा है, जिसमें हमारी पूरी जितनी 140 करोड़ जनता है उसको डिजिटली लिटरेट किया गया है, डिजिटली अवेयर बनाया गया है। और वर्ल्ड में भी इंडिया ने एज ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप अपना पूरा देखिए परचम लहराया है। हमारे जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं वो 25 करोड़ थे 2014 में, और फिर 2015 में लॉन्च हुआ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव और तब से ये बढ़ के 97 करोड़ हो चुके हैं। 42 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है एंड 4.81 लाख 5G बेस स्टेशंस लॉन्च किए जा चुके हैं। इवन कि आप देखिए तो सियाचिन और गलवान इतने दूर दूर हैं, वहाँ पे तक हमारे बेस स्टेशन सेटअप हो चुके हैं अंडर दिस इनिशिएटिव। मोर ओवर जो इंडिया स्टैक है, इवन कि इंडिया स्टैक ग्लोबल लेवल पे भी G20 लीडरशिप में भी इसकी बात की गई थी, उन्होंने इसकी बहुत सराहना की है। इंडिया स्टैक में बेसिकली आपके आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन ऐप आपको ध्यान होगा कोरोना के टाइम यूज़ की थी हम सब ने, और फास्टैग, पीएम मानी स्कीम की भी हमने पिछले कुछ दिन पहले बात की थी, जिसमें वाईफाई हॉटस्पॉट्स हमारे बनाए जाएंगे कंट्री में। तो ये सब इंडिया स्टैक का पार्ट है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की तरफ ही आपके अग्रसर हैं। इसमें 100+ बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर ईयर होती हैं। 44 लाख करोड़ डिसबर्स कर चुके हैं अभी तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से। एंड उसके बाद आपके जो कोविन है, डिजी लॉकर है, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि मैं आजकल हर किसी के फ़ोन में ये ऐप्स मिल जाती हैं। इवन की जो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक ONDC, ये एक गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है। जैसे अमेज़ॉन मार्केट प्लेस है ना, वैसे ही MSMEs के लिए ONDC गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस है। उसमें 200 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुकी है। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, जिसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स प्रोक्योर करते हैं, वहाँ पर ₹1 लाख करोड़ की अभी तक 50 डेज़ में हो चुकी है वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू। एंड 22 लाख सेलर्स हैं। ऐसे ही आप देखो कि बहुत ज़्यादा हर जितने भी प्लेटफॉर्म्स एस्टैब्लिश हुए हैं ना, इसके अंदर हर प्लेटफॉर्म को बहुत उसकी पॉपुलैरिटी हुई है, बहुत लोग उसे डाउनलोड करते हैं, बहुत लोग उसे यूज़ भी करते हैं, क्योंकि देखो कहीं ना गवर्नमेंट की प्लेटफॉर्म्स में हमारा विश्वास ज़्यादा है। इवन इंडिया इज़ अमंग टॉप 3 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। 1.8 लाख प्लस स्टार्टअप्स हैं और उसमें से 110 से भी ज़्यादा हमारे यूनिकॉर्न्स हैं जो स्टार्टअप्स हैं। एंड 1.2 बिलियन रुपीज़ का इंडिया AI मिशन भी देखिए सरकार ने लॉन्च किया है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे देखिए AI में भी आगे अब और प्रगति कर रहे हैं हम लोग, AI की तरफ जा रहे हैं। AI चैटबॉट्स भी इन प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आपका 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, और ये गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें डिजिटली एम्पावर किया जाता है हमारी देश की सारी जनता को। ये 3 पिलर्स पर बेस्ड है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी फॉर एवरी सिटीज़न, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया है। इसके अंदर पब्लिक वाईफाईज लाए गए हैं, हाई स्पीड इंटरनेट, हमने देखा बेस स्टेशंस भी सेट किए गए हैं 5G के। गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, इसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट की आजकल हर डिपार्टमेंट की सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इवन की एप्लीकेशंस भी हैं, डिजिटली आप पेमेंट सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया है सरकार ने। एंड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, ये कैसे करेंगे, उन्हें लिटरेसी प्रोवाइड की जा रही है। लिटरेसी ड्राइव्स हैं, जैसे कि PMG दिशा प्रोग्राम है सरकार का। एंड मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म्स में भी देखिए हम आए दिन बात करते हैं भाषा सेतु, जैसे हमने कल बात की थी उस ऐप के बारे में। तो हर मेजर इंडियन लैंग्वेज में इन ऐप्स को लाए जाने के लिए भी देखिए डेवलपमेंट हो रही है। और जो ये आपका प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की है, जो सरकार की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट न्यूज़ है कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, खेलो भारत नीति उन्होंने इसे नाम दिया है, और ये रिप्लेस करेगी ऑलरेडी हमारे जो कंट्री में 2001 पॉलिसी थी, उसके बाद अब देखिए इतने साल बाद नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को दोबारा बनाया गया है।
और इसमें बेसिकली हमें वर्ल्ड के टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में आना है बाय 2047। देखो 2047 तक जो विकसित भारत है ना, मैंने उसमें कहा है ना कि वो हर पैरामीटर को लेकर चल रहे हैं। अब देखो स्पोर्ट्स तक को लेकर चल रहे हैं, और हम लोग ये भी चाहते हैं कि 2036 की ओलंपिक्स की जो ओलंपिक्स हों, हेल्ड हों, वो भी हमारी कंट्री में हो, उसके लिए भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनना चाहते हैं। और देखिए ये 5 पिलर्स पर बेस्ड रहेगी जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की गई है। सबसे पहले एक्सीलेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज, तो हमें ग्लोबल लेवल पर उभर के आना है। वो हम कैसे आएंगे? जब हम लोग टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे अपनी कंट्री में। वो कहते हैं ना, गली नुक्कड़ में लोग बहुत टैलेंटेड हैं, उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, उनको प्रॉपर गाइडेंस और कोचिंग देना ज़रूरी है। तभी हम लोग देखिए जितनी भी वर्ल्ड लेवल पे गेम्स होती हैं उसमें उतने ज़्यादा हमारे जो एथलीट्स हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, वो मेडल्स जीत कर लाएंगे। देन स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो देखिए स्पोर्ट्स टूरिज़्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसमें देखिए सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने वाला ही नहीं, इस टूरिज़्म में भी जो लोग देखिए स्पोर्ट एडवेंचर लवर्स होते हैं, उनको ऐसे टूरिज़्म चाहिए होता है कि ऐसी जगहें हो जहाँ जाकर वो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकें। और इवन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली साइड पर भी इससे हम लोग स्पोर्ट्स से, इस पूरे सेक्टर से क्या बेनिफिट उठा सकते हैं उस पर भी ध्यान दिया गया है। इवन की पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी इस सेक्टर की डेवलपमेंट की जाएगी। देन स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट है नेक्स्ट पिलर, कि स्पोर्ट्स में हमारे जितने भी देखिए जो हम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी मानते हैं, जो पिछड़े हुए हैं, विमेन, ट्राइबल्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उनको भी इन सब में आगे लाया जाएगा। इवन की जो हमारी कंट्री की ट्रेडिशनल गेम्स हैं, जो हमारी धरोहर हैं, उनको भी अच्छी तरह से रिवाइव किया जाएगा, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। देन स्पोर्ट्स एज अ पीपल्स मूवमेंट, देखिए आपने देखा है ना आजकल बहुत सारे फिटनेस कैंपेन्स हो रहे हैं। इवन की फिट इंडिया कैंपेन भी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का। और इसमें क्या होता है कि ढेर सारे लोग आते हैं, अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देते हैं। इवन कि आप इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं आज नया कॉन्सेप्ट जो शुगर बोर्ड का भी आया है, वो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि स्कूल्स में शुगर बोर्ड लगा रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं आपकी खुद की फ़िटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। एंड इंटीग्रेशन विद एजुकेशन, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी स्पोर्ट्स को करिकुलम में एम्बेड किया गया है, और इसके लिए स्कूल्स को प्रॉपरली अपने करिकुलम में इसको ऐड करना है। देन इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट फोकस भी इस पॉलिसी में रखा गया है। देखिए जब टूरिज़्म होगा एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी हम बढ़ावा देंगे, तो उससे क्या होगा? उससे आपके स्टार्टअप्स आएंगे, नए एंटरप्रेन्योरशिप में लोग जाएंगे, और उससे आपकी नई जॉब्स क्रिएट होंगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एंड इवन की इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे इन स्पोर्ट्स सेक्टर। देन गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप क्या रहेगा? तो ये आपकी बिल्कुल होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया है इस पॉलिसी के अंतर्गत। इसमें देखिए पूरी सरकार के हर डिपार्टमेंट का इसमें पार्ट रहेगा। इवन कि स्टेट्स को भी कहा गया है कि आप अपने लिए भी हर स्टेट की अलग स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाइए। हर पूरी सरकार का हर डिपार्टमेंट मिलके पार्ट लेगा, और पूरी सोसाइटी का भी इसमें योगदान रहेगा। देन AI, डेटा एनालिटिक्स, इवन कि हम जानते हैं कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग तो आजकल हर एक स्कीम की हो गई है सरकार की तरफ से। और आउटकम बेस्ड, हमने, अगर आप लोग मेरी यूनियन बजट की आप क्लास देखा है तो आउटकम बेस्ड बजट की हमने बात की थी। तो अब सरकार ना मोस्टली सब कुछ आउटकम बेस्ड ही देखती है कि हम अगर इसको एलोकेशन कर रहे हैं बजट में, तो एक्चुअली में जो हम आउटकम चाहते हैं वो अचीव हो रहा है, तो वो कैसे करेगी? उसके लिए वो लोग कुछ इंडिकेटर्स डिफाइन करते हैं, और उसी पर सारी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग होती है। और PPP को भी प्रमोट किया जाएगा इसमें, और इनोवेटिव फाइनेंसिंग होगी, और भी देखिए बहुत सारे इनोवेशन के कैंपेन्स लाए जाएंगे। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम टू स्केल अप रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन स्ट्रैटेजिक एंड सनराइज डोमेन्स। तो ये बहुत देखिए इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना किसी भी इंडस्ट्री का सेक्टर का बैकबोन होता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हमारा बजट या हम लोग लैग करते हैं। तो ज़रूरी था कि स्कीम का आना, और इस स्कीम के अंतर्गत 1 लाख करोड़ का कॉर्पस दिया गया है टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बेसिकली योर स्ट्रैटेजिक एंड इमर्जिंग सेक्टर्स, जो कि आपके सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक, AI, क्लीन एनर्जी रिलेटेड जो भी आजकल लेटेस्ट है उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए।
इवन कि प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो आके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, उन्हें लॉन्ग टर्म के लोन्स दिए जाएंगे एट लो और नो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, जिससे वो भी जो स्ट्रैटेजिक और इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग सेक्टर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें। ये एक 2 टीयर्ड फंडिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा स्कीम में। तो टियर 1 आपका रहेगा, एक स्पेशल पर्पस फंड बनाया जाएगा उसमें अंडर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF जिसे हम बोलते हैं, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ही चेयर करते हैं इसकी गवर्निंग बॉडी को। तो उसके अंदर एक स्पेशल पर्पस फंड बनाया जाएगा। एंड टियर 2 में क्या होगा कि जो फंड्स होंगे इसमें जो भी अमाउंट एलोकेटेड होगा टियर 2 को, उसको फंड्स को अलग अलग सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स हायर किए जाएंगे, उनको एलोकेट किया जाएगा और वो इसको डिसबर्स करेंगे एज कंसेशनल लॉन्ग टर्म लोन्स, जिसकी हमने ऊपर बात भी की थी। तो इस तरह से इसमें 2 तरह के फंड्स रहेंगे। एंड जो आपका अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा इस स्कीम के अंतर्गत। इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वही सारे गाइडलाइंस फाइनलाइज करेगी और सिलेक्ट करेगी कि टियर 2 के अंदर फंड मैनेजर्स कौन रहेंगे। एंड इवन एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज भी बनाया जाएगा लेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, जो ओवरऑल इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। और नोडल मिनिस्ट्रीज़ की रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए हमने बॉडीज़ देख ली जो इसकी पूरे स्ट्रक्चर में रहेंगी। ANRF गवर्निंग बोर्ड विच विल बी चेयर्ड बाय PM, वो डायरेक्शन देंगे। ANRF एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे और फंड मैनेजर्स को सिलेक्ट करेंगे। एग्जीक्यूटिव ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ जो इम्प्लीमेंट करेगा, और DST जो कि नोडल मिनिस्ट्री रहेगी। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हम देख रहे हैं 1 जुलाई को लॉन्च की हैं, पास की हैं सरकार ने। और इस स्कीम का ELI स्कीम का आउटले रहेगा 99,446 करोड़ रुपीस। और इसमें एम है टू क्रिएट ओवर 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स बिटवीन 1 अगस्त 2025 एंड 31 जुलाई 2027। तो 2 साल का आपका ये रहेगी स्कीम। एंड इसमें 2 पार्ट्स में ये रहेगी। पार्ट A है जिसमें फ़र्स्ट टाइम जॉब सीकर्स को सपोर्ट दिया जाएगा। तो जितने भी आपके फ़र्स्ट टाइम जॉब सीकर्स हैं जिन्होंने कभी नौकरी नहीं की है या फ्रेश अभी पढ़ाई करके आए हैं, उनको 1 मंथ वेज इंसेंटिव दिया जाएगा अप टू ₹15,000। तो इसकी कैप है ऊपर, सीलिंग है 15,000 रुपीज़ की। और ये 2 इंस्टॉलमेंट पे दिए जाएगी आफ्टर 6 and 12 months ऑफ सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट, कि अगर वो जॉब उनकी लग जाती है और उसी जॉब में वो कंटिन्यू करते हैं तो उनको 15,000 रुपये 2 पार्ट्स में इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, 6 महीने ख़त्म करने के बाद और 12 महीने ख़त्म करने के बाद। और इसमें एलिजिबिलिटी किन किन को है, जो रजिस्टर्ड फर्स्ट टाइम EPFO एम्प्लॉयज़ होंगे हु आर अर्निंग अप टू 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। और इसमें एक्सपेक्टेड है कि 1.92 करोड़ बेनिफिशरीज इसके अंडर आएंगे। तो देखिए इंसेंटिव देने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि EPFO रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब भी एम्प्लॉयर रजिस्टर करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो लोग फॉर्मल हमारे नेटवर्क में आएंगे, फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। अभी देखिए बहुत लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं और हमें कहीं ना कहीं वो डेटा उनका मिल नहीं पाता है। इससे वो रजिस्टर्ड फॉर्मल नेटवर्क में आ जाएंगे हमारी कंट्री के। क्योंकि जब देखिए इंसेंटिव मिलेगा तो हर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कहेगा कि हमें तो EPFO रजिस्टर करो। एंड देन एम्प्लॉय इंसेंटिव्स पार्ट B भी रहेगा। इसमें क्या होगा, अब सरकार फर्म्स को इंसेंटिवाइज करेगी। ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स को देख लिया, एम्प्लॉयज़ को देख लिया, अब फर्म्स को करेगी। अगर वो एडिशनल एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, देखो एक तो उनकी रिक्वायरमेंट है, कोई छोड़ के जाता है वो अपनी रिक्वायरमेंट सीट फिल करने के लिए करते हैं, उसके बावजूद उन्हें एडिशनल एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं। और इसके लिए जो सरकार है उनको 1 to 3,000 की रेंज में पर मंथ पैसे देगी पर न्यू हायर 2 साल के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको 4 साल किया गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई हायर करता है। इसमें EPFO रजिस्टर्ड फर्म्स ही पार्ट ले सकती हैं। और देखिए हर जो भी फर्म में 50 से कम एम्प्लॉयज़ हैं उनको 2 एडिशनल वर्कर्स हायर करने हैं, और जिसमें भी 50 से ज़्यादा या इक्वल टू 50 एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स अभी काम कर रहे हैं उनको 5 एडिशनल वर्कर्स हायर करने हैं। और इससे क्या है, इससे एंटिसिपेट किया गया है कि 2.6 करोड़ न्यू हायरिंग्स होंगी हमारी कंट्री में। और पेमेंट्स जो दी जाएंगी, जो भी एम्प्लॉयज़ को देने हैं इंसेंटिव्स, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के थ्रू
आधार लिंक्ड अकाउंट्स में दी जाएगी, और जो एम्प्लॉयर को हमने पार्ट बी में इंसेंटिव्स की बात की थी वो एम्प्लॉयर के पैन लिंक्ड अकाउंट्स में दी जाएंगी। और देखिए स्कीम से क्या बेनिफिट होगा, जो भी हमारे यंग वर्कर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, वो मैंने अभी आपको बताया भी था कि फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएंगे, उनको ईपीएफओ के अंडर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल जाएंगे। एंड ये जो पूरी स्कीम है ना, एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये एक ब्रॉडर हमारी पैकेज है हमारी कंट्री का, 2 लाख करोड़ एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग पैकेज, उसका पार्ट है विच इज़ हेल्पिंग टू जनरेट 35 मिलियन जॉब्स ओवर 2 years। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी डिलीवर टू द इंडियन नेवी। तो ये INS उदयगिरी दी गई है इंडियन नेवी को। ये सेकंड है ऑफ द 7 प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट्स। तो 7 उन्होंने बनानी है सबमरीन्स इसके अंडर, और उसमें से उन्होंने सेकंड वाली अब डिलीवर कर दी है, और ये इंडिजीनियसली बनाई गई है बाय मैज़गो डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई। और देखिए ये एनहांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी INS उदयगिरी। स्टेल्थ हमने वैसे पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था, पर स्टेल्थ आपकी बेसिकली एक टेक्नोलॉजी होती है स्टेल्थ फ्रिगेट, जिसमें जो भी हमारी शिप्स होती हैं सबमरीन्स जब भी यूज़ करती हैं तो एनिमी इनको ईजिली डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इनके सिग्नल्स को इंटरसेप्शन इनकी ईजी नहीं होती है। और इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगाए गए हैं लाइक ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स एंड लॉन्ग रेंज सर्वेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब INS उदयगिरी में लगाए गए हैं। एंड इसमें क्या है 75% इंडिजिनस कंटेंट यूज़ किया गया है। तो ये शो करता है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो रहा है इन शिप बिल्डिंग, और इस वजह से 4000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं डायरेक्टली, एंड इनडायरेक्ट जॉब्स ऑफ अप टू 10,000 इन एंसिलरी इंडस्ट्रीज़। और जो INS उदयगिरी है ये 100 शिप हुई है टू बी डिज़ाइन बाय नेवीज़ वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। आपका जो प्रोजेक्ट 17A है ये इसको नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इसमें 7 एडवांस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनाई जाएंगी, और इनको नीलगिरी क्लास भी कहा जाता है, और इसे वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है। और इसमें से 4 शिप्स तो MDL यानी कि आपका मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में बना रहा है, और दूसरा आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इसको बनाएगा इन कोलकाता। नेक्स्ट है मिशन मौसम। तो ये इंडिया का वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम है। तो हाल ही में हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी इस पर बात की है कि इंडिया का जो मिशन मौसम है वो हमारी कंट्री को ग्लोबल बेस्ट स्टैंडर्ड्स पर लेकर जाने का उसका एम है, जिससे हमारी कंट्री वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बन पाए बाय 2026। तो मिशन मौसम के अंतर्गत बेसिकली बहुत देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, एनहांस्ड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं जिससे हम लोग क्लाइमेट और वेदर को बहुत देखिए सही तरीके से फोरकास्ट कर सकें। और इसी के बेस पर देखिए जितने भी हमारी जनता है, आपने देखा होगा कि आजकल आपके फ़ोन में मैसेजेस भी आ जाते हैं कि यहाँ का मौसम कैसे रहने वाला है, आपको पहले से ही सतर्क कर दिया जाता है। और इसी मिशन का एम है कि 2.6 लाख पंचायत को इन्फॉर्मेशन जो है वेदर की वो टाइमली पहुँचाई जाए, इवन कि आर्ली फोरकास्ट से लेके 10 डे फोरकास्ट उन्हें दिए जाते हैं। मौसम ग्राम प्लेटफॉर्म भी है जो मिशन मौसम के अंतर्गत बनाया गया है, और इस पर पंचायत में बेसिकली इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है जिससे वो आगे फार्मर्स को बता सके कि फार्मिंग कैसे उससे वो बेटर कर सकेंगे, इरिगेशन करनी है या नहीं करनी है, कि बारिश ही अगर होने वाली है तो पानी ज़्यादा ना हो जाए क्रॉप्स को, और डिज़ास्टर्स के लिए भी हम तैयार रह सकेंगे। तो मिशन मौसम आपका कैबिनेट ने सितंबर 2024 में अप्रूव किया था विद 2000 करोड़ बजट। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का मिशन है, और इसे एग्जीक्यूट करती हैं हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच डील इन मीट्रोलॉजी, IMD, IITM। और इसमें बेसिकली एम है, मैंने अभी आपको बताया, वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बाय 2026।
तो ये हम कैसे करेंगे, हमारा जो ऑब्जर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करके। तो उसमें बहुत सारी देखिए एडिशंस की गई हैं, डॉपलर रेडार्स, विंड प्रोफाइलर्स। तो देखिए ये सारी टर्म्स आपकी यूज़ होती हैं क्लाइमेट को असेस करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए। एनहांस्ड फोरकास्टिंग सिस्टम, तो उस सिस्टम को भी हाई रेजोल्यूशन पर ट्रांसलेट किया गया है और ऑर्ली फोरकास्ट किए जाते हैं अक्रॉस रूरल इंडिया। एडवांस्ड मॉडलिंग एंड एआई इंटीग्रेशन भी किया जा रहा है। वेदर मैनेजमेंट रिसर्च हो रही हैं, सिमुलेशन लैब्स हैं। इवन कि रूरल लेवल पर देखिए बहुत ज़्यादा, अगर हमने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में भी बात की थी पीएमजी दिशा की, या फिर अब मैं मिशन मौसम की भी बात करूँ, तो रूरल लेवल पर में ना इन प्रोग्राम्स को बहुत एक बड़े पैमाने पे लॉन्च किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि पंचायत में ना बहुत ज़रूरी होता है कि उनको सही क्लाइमेट की जानकारी रहे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी कैसे आएगी, खाने से आएगी। खाने में क्लाइमेट का, वेदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए बैंकर्स यूनिवर्सिटी एक कंप्लीट गाइड लेकर आया है। ये पीडीएफ के फॉर्म पे आपको अवेलेबल रहेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, सोर्सेज क्या फॉलो करने चाहिए, और टिप्स एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको रोड मैप देने के लिए। इसको पीडीएफ को अवेल करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी भरिए और आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी।